नमस्कार एंड वेलकम टू ऑफ इन गोल्ड। दोस्तों, ये 5 कंट्रीज अगर आप लोग को देखोगे तो अभी मिलेंगी लिस्ट में सबसे ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बड़ी इकोनॉमी जिनकी है वो, यानी कि टॉप 5 बिगेस्ट इकोनॉमी दुनिया की इस समय ये 5 कंट्री हैं। नंबर 1 पे आप लोग को मिलेगा यूएसए, जिसकी जो इकोनॉमी है वो आप लोग को पता होगा, उसकी जो इकोनॉमी का साइज़ है वो है 27.9 ट्रिलियन। उसके बाद है चाइना 18 ट्रिलियन के आसपास। उसके बाद जर्मनी 4.7 ट्रिलियन। फिर जापान आप लोग को मिलेगा 4.2 ट्रिलियन। और उसके बाद मिलेगा आप लोग को इंडिया। इंडिया का है अराउंड 4.1 ट्रिलियन। और जर्मनी और जापान के बारे में आप लोग जानते होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 1 या 2 दिन पहले की ही ये न्यूज़ है कि जापान जो है वो जर्मनी के नीचे आ गया। नहीं तो जापान आप लोग कह सकते हो नंबर 3 की इकोनॉमी हुआ करता था अभी तक। 1-2 दिन पहले ही ये स्लिप किया है यहाँ पर। और इसके बाद अलावा भी मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो 2010 तक अगर आप लोग देखो ना, तो जापान जो है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। सिर्फ 12 साल में आप लोग कह सकते हो दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने से आज के टाइम में ये चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। और एक टाइम पे तो ये कहा जाता था कि जापान जो है वो नंबर 1 की इकोनॉमी बनेगा, सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा पूरी दुनिया में। खैर, ये तो अलग चीज़ हो गई। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि ये जो 4 है यहाँ पर सबसे बड़ी इकोनॉमी है। उसके बाद की 5 का इकोनॉमीज़ को भी आप लोग देख सकते हो। टोटल 10 बिगेस्ट इकोनॉमी यहाँ पर ये है। और इसमें से अगर आप लोग देखो ना, तो जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है, सबसे पहले तो आप लोग को मैं बताऊं ना, तो इसमें से जो टॉप 5 इकोनॉमीज हैं, सिर्फ उनका शेयर अगर आप लोग निकाल लो पूरे वर्ल्ड की इस समय जो जीडीपी है उसमें, तो अकेले 55% या फिर 6 नंबर भी आप लोग मिला लोगे ना, यूके को भी मिला लोगे, तो अकेले 60% का जो कंट्रीब्यूशन है ना, इन टॉप 6 कंट्रीज का आता है पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में। और ऐसे में अगर आप लोग देखो तो जो न्यूज़ आ रही है, जिस तरह की न्यूज़ इस समय देखने को मिल रही है, वो अगर आप लोग देखोगे ना, तो आपको भी बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक हालत के बारे में टेंशन होगी। आप लोग इस तरीके से कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आप भी सोचने पे मजबूर हो जाओगे। अभी जो न्यूज़ है वो मैं आप लोग को ये बताता हूँ कि जापान और यूके की जो इकोनॉमी है वो ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी है। और उसके अलावा भी टॉप की जो ये इकोनॉमीज़ मैंने आप लोग को बताई, इनका हालत आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो ना, तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इस समय इंडिया ने कंधा दिया है, इस तरीके की बातें हम लोग कह सकते हैं। पूरा क्या है ये मैटर हम लोग देखेंगे आगे, कैसे इंडिया ने सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग देखो ना, तो आईएमएफ ने जो हाल में डायलॉग मारा था, जो भी स्टेटमेंट दिया था, डायलॉग ने मारा था कि इंडिया जो है वो ब्राइट स्पॉट है डार्क ओरिजन पे। इसका भी यही कारण जो है ये आप लोग देखेंगे आगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये न्यूज़ बताता हूँ कि जापान और यूके, जैसे कि मैंने बताया, आप लोग ऑलरेडी रिसेशन में जा चुका है। रिसेशन होता क्या है, ये एक सवाल हो सकता है आपके मन में आ रहा होगा। तो इसके बारे में देखो, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कभी भी हम लोग जब जीडीपी की बात करते हैं किसी कंट्री की, तो हम लोग क्या बात करते हैं कि एक साल में कितना उस कंट्री की जीडीपी है, यानी कि उस कंट्री में कितना ज़्यादा प्रोडक्शन। जीडीपी का मतलब वही है ना कि आपने एक साल में अपने कंट्री के अंदर जितना भी गुड सर्विसेज प्रोड्यूस किया, जितना भी ऑफर किया, उसका मॉनेटरी टर्म में जो वैल्यू होती है उसको जीडीपी कहते हैं। तो हम लोग कभी भी एक साल की बात करते हैं, लेकिन एक साल अगर आप लोग देखो ना, तो बहुत ज़्यादा बड़ा समय होता है समझने के लिए किसी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बारे में। एक साल के पीरियड में कई बार कंट्री कुछ महीने अच्छा परफॉर्म करती है, कुछ महीने खराब परफॉर्म करती हैं, फिर अच्छा परफॉर्म करती है। इस तरीके से अप डाउन्स आते रहते हैं साल भर के अंदर ही। तो और अच्छे से इसको समझने के लिए और अच्छे से इसको एनालाइज करने के लिए एक्सपर्ट्स, या फिर हमेशा आप लोग देखते होंगे कि क्वार्टर्स पे बात होती है, 3 महीने की बात होती है कि 3 महीने में किसी कंट्री ने या फिर किसी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। और इसी को अगर आप लोग देखो ना, तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो एनालाइज करते हैं। और क्वार्टर बेसिस पे जो जीडीपी होती है, अगर वो 2 क्वार्टर में नेगेटिव हो जाए, यानी कि 2 क्वार्टर में जीडीपी बढ़ने की बजाय घट जाए, तो इसको कहते हैं रिसेशन। इसका मतलब ये है, एग्जांपल से समझो, आप लोग किसी घर में किसी एक एरिया में आप लोग कह सकते हो 100 रुपये की प्रोडक्शन हो रही है एक क्वार्टर में, 3 महीने के टाइम में आप लोग कह सकते हो। और मान लो पहले 3 महीने में यहाँ पर 100 रुपये की प्रोडक्शन हुई, अब अगला जो 3 महीना है ना, उसमें अगर यहाँ पर 90 रुपये की सिर्फ प्रोडक्शन होती है, सिर्फ इतने का ही सामान ये बना पाता है, तो 10 रुपये यहाँ पर कम हुआ। अगले 3 महीने में 10 रुपये की कमाई हुई, आप लोग कह सकते हो प्रोडक्शन कम हुआ। तो इसको कहते हैं नेगेटिव जीडीपी, यानी कि बढ़ने की जगह कम हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। और इसके अगले 3 महीने में अगर आप लोग देखो, तो और अगर कम होता है, 80 हो जाता है मान लो 90 की जगह, तो फिर से नेगेटिव हो गया। तो 2 कॉन्सेक्यूटिव जो क्वार्टर है उसमें नेगेटिव ग्रोथ हो गया इस एरिया का। इसलिए कहा जा सकता है कि ये जो एरिया है, कह सकते हैं हम लोग कि ये जो एरिया है, ये आप लोग कह सकते हो रिसेशन। अब होता क्या है रिसेशन का, टेक्निकल डेफिनेशन तो मैंने आप लोगों को बता दिया
कि 2 क्वार्टर तक अगर किसी कंट्री की, किसी भी एरिया की, किसी भी रीजन की जीडीपी नेगेटिव में हो तो वो कहलाएगा रिसेशन। लेकिन रिसेशन का इम्पैक्ट क्या होता है, इसको ऐसे समझो आप। जब प्रोडक्शन कम होगा, जैसे कि हम लोग ने देखा ना कि लगातार 2 क्वार्टर तक प्रोडक्शन कम हो गया, तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी या फिर जो भी एंटिटी इसमें लगी है प्रोडक्शन करने में, जाहिर सी बात है उनको लेबर्स की और काम करने वाले लोगों की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, वो अपने लोगों को निकालेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो जो लोग हैं जो कमा नहीं पा रहे, जो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, उनके पास भी डिमांड कम होगी, वो भी कल को नई चीज़ नहीं खरीदेंगे। आप लोग कह सकते हो पैसा ही नहीं है उनके पास तो खरीदेंगे कैसे, अनएम्प्लॉयड है वो लोग। तो वो चीज़ नहीं खरीदेंगे नई चीज़, तो उससे भी आप लोग कह सकते हो कि डिमांड और कम हुई, है ना? पूरे कंट्री की डिमांड और कम हुई, और डिमांड कम हुई तो आप लोग कह सकते हो कि जो कंपनी है वो प्रोडक्शन अपना और कम करेगी। तो ये एक तरीके का साइकिल होता है। तो जापान का अगर आप लोग देखो ना, तो जो जुलाई और सितंबर का क्वार्टर है उसमें जापान के बारे में मैं आप लोग को बताऊं तो इसकी जो जीडीपी थी वो 2.9% से कॉन्ट्रैक्ट की थी। और उसके बाद अगर आप लोग देखो तो अक्टूबर और दिसंबर 2023 वाला जो क्वार्टर है इसमें 0.4% से ये कॉन्ट्रैक्ट किए, यानी कि 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट आई इसकी। इसका मतलब ये रिसेशन है, टेक्निकली ये रिसेशन है। हालांकि ओवरऑल अगर आप लोग देखो तो कंट्री की जो जीडीपी है पूरे साल के लिए 2023 के लिए वो 1.9% से ग्रो की है। लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, यानी कि ये रिसेशन। अब इसके कारण की अगर हम लोग बात करें ना कि जापान की इकोनॉमी क्यों रिसेशन में गई, तो इसमें देखो मैं आप लोग को बताऊं तो जापान ने कुछ इंटरेस्टिंग किया है। कुछ आप लोग कह सकते हो पिछले कुछ सालों में गलत स्टेप लिए। गलत स्टेप कहना नहीं ठीक होगा, वो उसकी जो कंडीशन उस हिसाब से तो सही स्टेप था, लेकिन कुछ स्टेप्स ने उसके जो उसने लिए हैं वो अगर आप लोग देखो तो बैकफायर कर रहे हैं। क्या हुआ है मैं आप लोग को बताता हूँ। रशिया यूक्रेन वॉर हो गया या फिर कोविड का जो टाइम हो गया, उसमें सारी कंट्री की जो जीडीपी थी आप लोग कह सकते हो वो नीचे जाने लगी थी। डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, लोगों क्या था, डिमांड कम हो गई थी तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो गया था। और इसका कारण भी यही था कि इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था रशिया यूक्रेन वॉर से। खैर कारण कुछ भी हो, जो जीडीपी थी हर कंट्रीज़ की वो कम होने लगी थी। तो कंट्री ने क्या किया था कि जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको काफ़ी ज़्यादा ईज कर दिया था, यानी कि अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया था कि किसी भी तरीके से लोग जो है वो हमसे लोन ले और खर्चा करें। खर्चा करेंगे तो फिर आप लोग कह सकते हो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे जीडीपी आप लोग कह सकते हो बढ़ेगी। तो इसीलिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था। सारी कंट्री ने लगभग आप लोग कह सकते हो इस तरीके की जो स्टेप्स है वो लिया। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जब थोड़ी बहुत कंडीशन सुधरी, सबसे पहले तो आप लोग को पता होगा कि जब इस तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी अपनाती है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम करती है, तो इससे चांसेस होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो ही बढ़ जाए। जब भी आप लोग कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट कम करती है सेंट्रल बैंक जो है कंट्री की, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और ग्रोथ दोनों बढ़ती है। और जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है तो उससे इन्फ्लेशन तो कम होता ही है, लेकिन ग्रोथ भी कम हो जाता है। यह आप लोग को पता होगा और पता होना भी चाहिए। तो क्या हुआ कि जब कंडीशन थोड़ी बहुत सुधरी, आप लोग कह सकते हो जीडीपी की या फिर रशिया यूक्रेन वॉर का जो इम्पैक्ट था वो थोड़ा कम हुआ, तो कंट्री ने फिर क्या किया कि अपना जो इन्फ्लेशन था उसको काउंटर करना शुरू किया। क्योंकि जीडीपी को बढ़ाने के चक्कर में ऑलरेडी आप लोग इन्फ्लेशन कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका था, तो इन्फ्लेशन को आप लोग कह सकते हो टारगेट करना कंट्रीज ने शुरू किया। और कैसे टारगेट करना शुरू किया, इनने इंटरेस्ट रेट अपना बढ़ाना शुरू किया। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो लोग जो लोन ले के खर्चा कर रहे हैं वो कम होगा, तो अपने आप लोग कह सकते हो इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो ना तो जापान ने क्या किया कि जापान ने ये नहीं किया, अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है इसने नहीं किया, यानी कि दोबारा से जो पहले एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी इसकी सेंट्रल बैंक अपना रही थी उससे ये पीछे नहीं हटी। लगातार इसने इंटरेस्ट रेट कम होने दिया। और आज भी अगर आप लोग देखो ना तो सब जीरो इंटरेस्ट रेट पे जापान की जो सेंट्रल बैंक है वो लोन ऑफर कर रही है। अब ऐसा जापान ने क्यों किया, तो देखो बाकी कंट्रीज में तो आप लोग कह सकते हो कि जब उन लोग ने इंटरेस्ट रेट कम किया तो थोड़ा बहुत उनकी जो डिमांड है वो बढ़ गई। लेकिन जापान का आप लोग जानते होंगे कि वहाँ पर ओल्ड एज के लोग ज़्यादा हैं और डेमोग्राफी कुछ ऐसी है जापान की कि उसका उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट नहीं मिला अपना इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। और ऐसे में अगर वो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाती आज के टाइम में तो ऑलरेडी उसकी जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी वो और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती। तो उसने डिसीजन लिया कि हम लोग ये नहीं करेंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको दोबारा नहीं बढ़ेंगे। अब इससे क्या हुआ कि जापान की जो करेंसी है, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ने लगा जापान में। इन्फ्लेशन बढ़ने लगा तो उसका मतलब ये हुआ कि जापान की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वीक होने लगी। जापान की जो करेंसी है येन, ये अगर आप लोग देखो ना तो वीकेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है 2023 की।
तो आप लोग कह सकते हो कि ये जो डिसीजन था जापान की गवर्नमेंट का कि हम लोग इंटरेस्ट रेट कम करेंगे कोविड के टाइम या रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम, उसके बाद से दोबारा इसका आप लोग कह सकते हो ना बढ़ाने का डिसीजन, या दोनों ये डिसीजन जो मिला के था, ये दोनों तरीके से डबल एजेड स्वॉर्ड बन गया जापान के लिए, दोनों तरफ से इसका नुकसान ही हुआ। अब दूसरा अगर आप लोग देखो ना तो और भी इसके कारण है, जैसे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है जापान को। जापान में इस समय आप लोग कह सकते हो पॉपुलेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो पॉपुलेशन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम होगी। इस तरह के और भी रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न है वो मैंने आप लोग को बता दिया। उसके बाद यूके का अगर आप लोग देखो ना तो यूके में क्या हुआ कि जो जुलाई और सितंबर का जो क्वार्टर था उसमें अगर आप लोग देखो तो 0.1 से ही ये कॉन्ट्रैक्ट की है इसकी इकोनॉमी, और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो अक्टूबर और दिसंबर के जो क्वार्टर है उसमें 0.3% से कॉन्ट्रैक्ट किया। ओवरऑल अगर आप लोग यूके की इकोनॉमी देखें ना 2023 के लिए तो ये राइज की है, लेकिन कितने परसेंट से राइज की है? 0.1% से, यानी कि ना के बराबर राइज की है। और कारण अगर आप लोग देखो तो इसका भी लगभग वही है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट जो है यूके की वो फंसी हुई है कि हम लोग इन्फ्लेशन को देखें या फिर कंट्री की जो जीडीपी है उसको देखें, तो कहने वालों पे थोड़ा बहुत वही कारण है। और कारण भी आप लोग कह सकते हो वही है, कोविड-19 और रशिया यूक्रेन वॉर और जो भी बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशन है इस समय हो। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो ये जो 5 की लिस्ट दिखाई थी, 6 की लिस्ट हम लोग कर लेते हैं, यूके को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसमें 2 बड़ी इकोनॉमी आपको मैंने आप लोग को बता ही दिया, ये दोनों ऑलरेडी रिसेशन में जा चुकी हैं। कब तक ये राइज करेंगी, क्या इनका आगे फ्यूचर होगा, इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी की टॉप की जो इकोनॉमीज है उसमें आप लोग कह सकते हो 2 बड़ी इकोनॉमीज ऑलरेडी रिसेशन में। जाहिर सी बात है पूरे वर्ल्ड पे इसका असर पड़ेगा और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी आप लोग कह सकते हो इसकी वजह से नीचे जाएगा। तो ये 2 तो खत्म हो गई। उसके अलावा और कुछ यहाँ पर कंट्रीज की हम लोग बात करते हैं तो जर्मनी अगर आप लोग देखो तो जर्मनी की अभी नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत इसको लेकर डाउट है, लेकिन पहले से इस तरीके की बातें की जा रही है कि जर्मनी की इकोनॉमी भी जो है वो रिसेशन में। ऐसा बताया जा रहा है कि 2023 का जो 4th क्वार्टर था ना, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर का जो टाइम था, इसमें 0.4% से या 0.3% से इसकी इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की। और उससे पहले का जो क्वार्टर था यानी कि जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो क्वार्टर था उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 0.1% से ये कॉन्ट्रैक्ट की है। लेकिन अक्सर होता क्या है ना कि ये जो डाटाज होते हैं अलग अलग वेबसाइट पे आप लोग देखोगे तो अलग अलग तरीके की दी जाती है, और इसीलिए अगर आप लोग देखो ना तो टेक्निकली तो अभी ये कंप्लीटली नहीं कहा जा सकता कि जर्मनी की इकोनॉमी भी जो है वो रिसेशन में है। लेकिन अगर रिसेशन में नहीं भी है तो भी इकोनॉमी की आप लोग देख ही पा रहे होंगे कितना अंतर होगा। दूसरी वेबसाइट जो होगी वो 0.1 को 0.2 बताएगी। जो ग्रोथ इंजन हुआ करता था यूरोप का, उसकी क्या हालत है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा मैं अगर आप लोग को बताऊँ ना तो बहुत से एक्सपर्ट्स तो इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि जर्मनी जो है वो सिक मैन ऑफ द यूरोप बन चुका है। अब लेट्स सी गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा जब आएगा तो हम देखेंगे, लेकिन हालत यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा खराब है। तीसरा कंट्री भी गया टॉप 6 में। चाइना की हम लोग बात कर लेते हैं। चाइना तो आप लोग कह सकते हो उल्टा ही यहाँ पर हाल है। दुनिया भर में बात की जा रही है इन्फ्लेशन की, बढ़ते प्राइसेस की, चाइना में उल्टा चल रहा है, चाइना में डिफ्लेशन चल रहा है। चाइना में क्या है कि वहाँ पर के जो लोग हैं इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वगैरह डेवलप कर चुके हैं और वहाँ पर प्राइसेस उस प्रॉपर्टी की इतनी ज़्यादा फॉल कर चुकी है कि लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। जो सेलर्स है वो कह रहे हैं कि सस्ते में ले लो, वो प्राइस गिराते जा रहे हैं, अच्छा चलो इतने में ले लो, तब भी लोग वहाँ पर खरीद ही नहीं रहे प्रॉपर्टी। प्राइस इसी कारण आप लोग देखो तो जो प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर उसका लगातार गिरता जा रहा है। चाइना की इकोनॉमी भी अपने आप लोग कह सकते हो नेगेटिव साइड जो है वो थोड़ा बहुत दिखाना शुरू कर चुकी है। 2020 में अगर आप लोग देखो ना तो यूएसए की जितनी इकोनॉमी हुआ करती थी उसकी 80% वैल्यू की जो इकोनॉमी थी वो थी चाइना की। आज के टाइम में अगर आप लोग देखो तो ये 60% आप लोग को मिलेगा। तो इसमें भी एक हालत जो है ना वो आप लोग कह सकते हो बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। बहुत से एक्सपर्ट्स तो पोस्ट चाइना वर्ल्ड कहने लगे हैं अभी जो समय है उसको। यूएसए का अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो रिलेटिवली मैं कहूँगा बाकी कंट्री से यूएसए की हालत बहुत ज़्यादा पहले से सुधरी है। लास्ट ईयर या उससे पहले अगर हम देखो तो बात करते थे कि यूएसए की इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, इस तरीके की बात हम लोग करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो हालत है यूएसए की काफ़ी ज़्यादा सुधरी है लास्ट ईयर इसको ऐसा बताया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इसने अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया है। तो यूएसए का थोड़ा बहुत हम लोग कह सकते हैं ठीक है हालत। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो इन 6 कंट्रीज़ में जिनका 60% लगभग शेयर है पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी है, पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में, इन 6 कंट्रीज़ में एक कंट्री जो लगातार ग्रोथ कर रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है आप लोग ऐसा कह सकते हो,
हालांकि इसकी जो ग्रोथ रेट है उस रेट पे बहुत सी आप लोग को इकोनॉमीज मिल जाएंगी, लेकिन उतने ग्रेट ग्रोथ रेट फॉलो करने वाली, लेकिन वो बड़ी इकोनॉमी में जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो है इंडिया इस समय, जो आप लोग कह सकते हो पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। जहाँ आप लोग कह सकते हो पूरे वर्ल्ड की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज 2% 3%, चाइना की हम लोग बात करते हैं 3 से 4% ग्रोथ की 2024 में, ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 4% इसकी ग्रोथ रेट होगी, और वही यूएसए के लिए कहा जा रहा है 3% ग्रोथ रेट होगी इसकी। वही इंडिया की अगर आप लोग देखो ना तो 6% 7% की ग्रोथ रेट की बात की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि 2025 तक 2000 आप लोग कह सकते हो 27 तक इंडिया जो है वो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड की, यानी कि जर्मनी और जापान दोनों ही नीचे आ जाएंगे इंडिया के। खैर ये तो अलग चीज़ होगी। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो इससे जो चीज़ निकल के सामने आ रही है वो ये है कि देखो जापान और यूके या फिर बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है इनके अंदर जब रिसेशन आएगा, अभी तो ये देखना होगा कि ये टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म तक रहता है। यूएस से यूके का तो आप लोग देखो तो काफ़ी टाइम से, रिसेशन नहीं कहूँगा लेकिन वहाँ की जो इकोनॉमी है उसकी हालत काफ़ी टाइम से ख़राब है। तो जो भी है अगर ये ज़्यादा टाइम तक रहता है तो होगा क्या कि जो भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट करते थे इन कंपनीज में, सिर्फ जापान यूके में नहीं, जर्मनी हो गया, बाकी कंट्रीज भी हो गई, उनको अब उतना बेनिफिशियल लगेगा नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट करना। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमी राइज कर नहीं रही उतनी ज़्यादा, तो ये पैसा निकालेंगे और किसी ऐसी कंट्री को ढूंढेंगे जिसकी इकोनॉमी तेज़ी से राइज कर रही है। और ऐसे में अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया एक बहुत बड़ा जो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है वो बन सकता है इन इन्वेस्टर्स के लिए। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो एक चीज़ तो यहाँ पर तय है कि जो आप लोग कह रहे थे कि चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से यूएसए की जो इकोनॉमी है इसको सरपास कर देगा और नंबर वन इकोनॉमी बनेगा, तो इसमें ये तो नहीं कहूँगा मैं कि ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ये चीज़ तय है। और एशिया, पूरे वर्ल्ड का तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन एशिया की बात की जाती है कि ये चाइना सेंट्रिक हो जाएगा, चाइना ही बहुत ज़्यादा बड़ी पावर बन जाएगा एशिया में, बाकी किसी भी का एशिया की कंट्रीज से चाइना के बीच में जो पावर गैप होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप लोग कह सकते हो बिल्कुल भी बेकार थ्योरी है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चाइना एशिया सेंट्रिक नहीं, पूरे वर्ल्ड का भले हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन एशिया जो है वो मल्टीपोलर कॉन्टिनेंट जो है वो होने वाला है फ्यूचर। तो ये था पूरा वीडियो। वैसे आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।